अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जिस दिन का ये वाक़या है, इस दिन मैं बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बना सका था। थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बनाए थे, जो डिटेल वीडियो होती है वो नहीं बना सका था। टेंशन थी, स्ट्रेस था और काफ़ी सारे जो थे मामलात उसमें गुजर रहे थे, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिला, ना ही मेरे इस वक्त इतनी उस वक्त टेंशन की कि वीडियो भी बनानी चाहिए। उस दिन हम लोग जब तेहरान से होते हुए तबरेज़, उसके बाद होते हुए जब हम बाज़रगान पहुँचे, तो बाज़रगान जाके पता चला कि मुझे और मेरे फादर को जो है वो एंट्री तुर्की वालों ने नहीं दे रहे हैं। अब मेरे पास और मेरे अब्बू के पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है। वहाँ से उस बंदे ने हमें कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ, दोबारा 350 किलोमीटर पीछे जाएँ तबरेज़ में, और तबरेज़ में है जो काउंसलेट है उधर चले जाएँ। रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 2:30-3 बज चुके होंगे। तो रामीन ने हमें एक होटल ढूंढ के दे दिया। बहरहाल जो भी था, हमने 3-4 घंटे सोना था और सुबह 6 बजे के बाद हम लोग वहाँ से दोबारा निकल गए। जी अभी सुबह हो गया और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स तबरेज़ बाज़रगान, क्योंकि हमें रात को बाज़रगान वालों ने, तुर्की वालों ने बेसिकली एंटर होने नहीं दिया। उनका कहना है कि आपके पास ई वीज़ा है और आप लोग ना वो लुका के लाएँ, स्टैम्प वाला वीज़ा। अगर ऐसे करना था फिर आपने वीज़ा इशू क्यों किया। ये हैं तबरेज़ और 287 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, और मैंने काफ़ी खासी गाड़ी भगाई है। 4 घंटे बताया था, मैं 3 घंटे में पहुँच गया उधर। और टूटी सी रोड है, क्यूरिंग रोड है, अज़रबैजान बुलेवार्ड या पता नहीं क्या नाम है इसका। अब मेरे पास और मेरे अब्बू के पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन मैं चूँकि फ़्रांस का रेजिडेंट हूँ, तो मेरे पास यहाँ का रेजिडेंट कार्ड भी है, और उसके लिए मुझे ई वीज़ा चाहिए होता है तुर्की जाने के लिए। जाते हुए मैंने ई वीज़ा लगवाया था जब पाकिस्तान जा रहा था, तो वापसी मैंने ई वीज़ा था मेरे पास, मैंने उस पर एंट्री कर लेनी थी। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, श्रीलंकन पासपोर्ट पे और अफ़गानी पासपोर्ट पे, ये 3 ऐसे पासपोर्ट है जिस पे उन लोगों ने, तुर्की वालों ने बेसिकली बैन लगाया हुआ कि ये ई वीज़े पे नहीं गुजर सकते। उन्होंने कहा आप गुजर सकते हैं, यहाँ से एंट्री हो सकती है। बाय लैंड की बात करें, बाय लैंड एंट्री आप कर सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा हो। और दूसरा आपको मैं बताता चलूँ कि जो ई वीज़ा होता है, ई वीज़ा मिलता है आपको या आपके पास कार्ड हो, शेंजन स्टेट्स का इनका कार्ड हो, या आपके पास कोई ऐसा वैलिड वीज़ा हो जैसे यूके का, यूएसए का, फ्रांस का, या किसी भी शेंजन स्टेट का, वो आपके पासपोर्ट पे हो, फिर उसकी बेस पे आपको ई वीज़ा मिलता है। तो मेरे फादर के पास तो यूके का वीज़ा था जो कि पासपोर्ट पे स्टिकर लगा हुआ था, जबकि मेरे पासपोर्ट पे कोई चीज़ नहीं थी। तबरेज़ ईरानी तर्किश बॉर्डर से 300 किलोमीटर। हुआ कल यूँ कि कल हम लोग गए हैं बॉर्डर पे, हमने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। उन्होंने हमें कहा जी नहीं जी आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, आपके पास स्टिकर वीज़ा नहीं है। उन्होंने कहा आप तबरेज़ हैं, तबरेज़ से आके स्टिकर वीज़ा लेकर हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने देंगे। हमने कहा ओके ठीक है चलो तबरेज़ चले जाते हैं। आखिरी यार मेरे पास सही था, ऑप्शन कोई नहीं था। हम रात को सोए हैं उधर एक गंदे से होटल में, वहाँ से उठे हैं तबरेज़ आ गए हैं। तबरेज़ आके काउंसलेट गया हूँ, काउंसलेट वाले कहते हैं, अब मज़े की बात चेक करें, इन लोगों को पता नहीं क्या खाया हुआ है। तबरेज़ वाले मुझे कहते हैं, काउंसलेट वाले, फ्रेंच तुर्किश काउंसलेट वाले, कि मेरे पास काख्त सिजोर है इधर का, फ्रांस का, मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ। मुझे कहते हैं आपके पासपोर्ट में वीज़ा नहीं है। मैं कहा मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, ये मेरा कार्ड है, मुझे वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती। कहते नहीं आपके पास वीज़ा ही नहीं है। मैं सोचूँ कि मैं आपके पास वो नहीं है, कहते हैं आपके पास वीज़ा नहीं है। अगर आपको जवाब ही ना देना तो फिर मुझे गुस्सा भी चढ़ेगी यार, ये क्या मतलब, कोई बंदा अक्ल वाली बात करता है, कोई बंदा अक्ल को हाथ लगाता है। इसका सिलेंसर का हाल देखें कैसा हो गया। तो फिर भी ना माने। अच्छा मेरे फादर उन्होंने ये मसला बनाया, उनका वीज़ा लगा इंग्लैंड का। जब इंग्लिश वीज़ा या कोई भी वीज़ा लगा हो, इंग्लिश या शेंजन या अमेरिकन, तो ये आपको ई वीज़ा पे जाने देते हैं। अब मुझे कहते हैं कि आपका ई वीज़ा लगा हुआ है, उनका ई वीज़ा है, वो हमारे पास शोर है, वो जा सकते हैं। मैं कहा चलो उन्हें ही जाने दो, वहाँ वो तुम्हारे, तो कल वो बंदे क्या है वो भी नहीं जा सकते। फिर आज उसने हमें 4 बजे का टाइम दिया कि हम 4 बजे आपको फ़ोन करके बताएंगे आपको वीज़ा। इसमें क्या मुझे स्टिकर लगा दो, स्टैंप लगा दो, कुछ लगा दो, ताकि मैं फादर को तो भेज दूँ ना, गाड़ी तो कम से कम जाए। मैं यहाँ से जहाज़ पे मैं कहा मैं जहाज़ पे चला जाऊँगा, मैंने मान लिया। तो अब इनको नहीं समझ लग रही थी, बंदा क्या कर सकता है। एनीवेज़ फिर मैंने उनसे यही बात की है कि अभी इंतज़ार कर रहा हूँ 4 बजने में, तो 1 घंटा ही रह गया। तो यहाँ 4 बजते हैं, फिर जाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। बड़ा ही तंग आया हूँ।
ऐसा जितनी कोई इशू नहीं है। वो तो फादर को गाड़ी दे दूँगा, वो ले जाएंगे तुर्की ले जाएंगे गाड़ी, और मैं यहाँ से जहाज़ पे बैठ के तो तुर्की आ जाऊँगा। अच्छा, जहाज़ पे मैं जा सकता हूँ, मैं बाय लैंड नहीं क्रॉस कर सकता। मैं क्या जहाज़ पे तुम मुझे जाने दे रहे हो, बाय लैंड मुझे क्रॉस नहीं करने दे रहे हो। तो थोड़ा सा तो शुक्रिया उन भाइयों का, ये जो हमारे यहाँ जो हैं यहाँ से डंकियाँ मार के जाते हैं, उनकी वजह से हमारा मुल्क बेहद बदनाम है। अगर कोई देख रहे हैं बुरा लगता तो आई एम सॉरी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो इन ही वजहों से बेसिकली गुस्सा खाना शुरू हो गई हैं बाकी कौमें भी। एनीवेज़, ये आप देखें जी, तराबज़न एक बहुत बड़ा, तराबज़न कह रहा हूँ, तबरेज़ एक बहुत बड़ा शहर है और काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। बिल्डिंग देखें एक ही तरह की, काफ़ी सारी बिल्डिंग, लगता है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है ये या किसकी है। तो ये स्टोरी है भाईजान कि अभी हम बैठे हुए हैं इधर, इंतज़ार कर रहे हैं टर्किश कॉन्सुलेट के आसी। और उससे बड़ा एक और शुगल हुआ है। वो शुगल ये हुआ है कि जैसे हम बाहर इंतज़ार कर रहे थे, हमारी गाड़ी की बस 2 चाबी हमारे पास, दोनों गाड़ी चाबी गाड़ी के अंदर और गाड़ी बंद। लो जी, ना जाने का मसला और गाड़ी भी बंद। ओहो, फिर वो शुगल लगा, इधर गाड़ी खोलने उधर गाड़ी खोलने। एक बंदे को बुलाया कर 2-2.5 घंटे वो बंदा लगा रखा, इधर से डंडे मारो उधर से डंडे मारो। पर एनीवेज़ कर करा के हमने ना, जो चाबी पड़ी थी, चाबी तक हमारा हाथ पहुंच गया। तो हाथ से मतलब डंडा सा था वो पहुंचा, और उसको उसने बटन से दबाया और साथ ही गाड़ी खुल गई। लेकिन कहने का मकसद, हम आखिर किस्म में खजल हैं और खजल हो रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि मैं कैसे जाता हूँ। बच्चे तो खुश हैं। जब बंदे की किस्मत हारी होती है तो किस्मत जब ख़राब होती है, तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह गाड़ी चला के जब मैं तबरेज़ पहुंचा, 9 बजे कॉन्सुलेट खुलती थी और हम लोग 9 बजे वहाँ पहुँच गए। अभी इसी दौरान हमारे से ये हुआ कि मेरे पास गाड़ी की हैं 2 चाबियाँ। एक चाबी मैंने हमेशा बेगम के पर्स के साथ लटकाई होती है कि बेगम हमेशा पर्स अपना साथ लेके बाहर जाती है, और एक चाबी मेरे पास होती है। और उस दिन हुआ यूँ कि हम लोग सारे बैसी के अंदर थे, तो गाड़ी में से कुछ सामान चाहिए था। गाड़ी क्या है, डिग्गी खोली, और डिग्गी खोल के गाड़ी की जिस चाबी से डिग्गी खोली थी वो गाड़ी की डिग्गी में रख दी, और फिर हमने डिग्गी बंद कर दी। जब डिग्गी बंद होगी तो उसके बाद याद आया कि क्योंकि जब आप डिग्गी अनलॉक करते हैं तो दरवाजे अनलॉक नहीं होते। पता चला जनाब बेगम का पर्स भी गाड़ी के अंदर है और गाड़ी के दरवाजे तो खुले नहीं थे, और गाड़ी की जो अपनी चाबी वो भी हमने डिग्गी में डाल के गाड़ी के अंदर लॉक। एक परेशानी पहले थी कि हमारे पासपोर्ट वाले मसले हल नहीं हो रहे थे। दूसरी परेशानी ये बनी कि हम तेहरान में एक तुर्किश कॉन्सुलेट के बिल्कुल सामने हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर चाबी खो बैठे। वहाँ साथ एक पुलिस वाला था, उसने फिर आखिर एक कहता मैं एक बंदे को फ़ोन करता हूँ। एक बंदा आया, 5-10 मिनट बाद आ गया लॉक खोलने वाला, की मेकर। वो लगा रहा है क्योंकि ये जर्मन गाड़ी है, जर्मन टेक्नोलॉजी भी ऐसे आराम से तो नहीं खुलती। बड़ी देर वो लगा रहा, पहले कभी वो सुइयाँ घुमाए, ताले के अंदर घुसाए, कभी क्या करे, गाड़ी नहीं खुली। फिर उसने दरवाजे के अंदर एक हवा वाला पंप सा होता है वो डाला, हल्का दरवाज़ा खुला, उसमें जगह बनी, और फिर वहाँ से डंडा सा घुसा के कुछ थे औजार थे, और गाड़ी के शीशे काले थे, अंदर कुछ खास नज़र आ नहीं रहा था। लाइट का इतना हमारे पास बंदोबस्त नहीं था तो दिन ही, लेकिन फिर भी गाड़ी के शीशे काफ़ी सारे काले थे, अंदर नज़र नहीं आता कि किस जगह पे बेसिकली वो जो डंडा है। बेगम का पर्स पीछे नज़र आ रहा था। काफ़ी देर वो बंदा लगा रहा, उससे दरवाज़ा नहीं खुला। फिर दूसरा उसने अपने एक और दोस्त को बुलाया, और फिर उसका एक और दोस्त आया। फिर उसको मैंने बड़ी मुश्किल के साथ मोबाइल फ़ोन के ऊपर ट्रांसलेट करके बताया कि यार वो जो पीछे पर्स पड़ा है उसके साथ लटक रही एक चाबी, उस पर्स को किसी तरीके से हिला गिरा के लेफ़्ट राइट कर, ताकि वो चाबी ना सीधी होकर तुम्हें नज़र आ जाए। आखिर उसने काफ़ी लेफ़्ट राइट करता रहा, लेकिन उसने पर्स के अंदर से ना चाबी बाहर निकाल ली, क्योंकि चाबी तो बेसिकली बाहर लटक रही थी ना, उसके साथ लगा ली। फिर उसने वहाँ से एक डंडा सा था उसका लोहे का था, उसने वहाँ से भी अनलॉक का बटन दबाया, और जब उसने वहाँ से अनलॉक का बटन दबाया तो गाड़ी खुल गई। शुक्र किया क्योंकि इसी असना में हमारे 2 से 2.5 घंटे ज़ाया हो चुके, बच्चों को भूख लग चुकी थी। पैसे जो थोड़े बहुत थे मेरी जेब में पड़े हुए, उसमें मैंने को बच्चों को चिप्स वगैरह लेके दे दिए थे, और ना ही उस कोने पे कुछ था कि आप कुछ खाना वगैरह खा सकें। कॉन्सुलेट में जाके उन्होंने हमें बताया कि आपको तो जो वीज़ा लगने का है उसको बड़ा टाइम लगता है, जो स्टिकर वीज़ा उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो वहाँ जाके पता चला कि जो स्टिकर वीज़ा उसको तो 1 महीने से ज़्यादा ऊपर टाइम लग जाता है। और उसके साथ ही फिर मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट वगैरह की, तो उन्होंने मेरे फादर को इजाज़त दे दी, क्योंकि उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा हुआ था यूके का। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते, मतलब मैं नहीं जा सकता।
इस बात पे मैं थोड़ा शॉक भी हुआ। शौक इस वजह से कि मेरे पास रेजिडेंट कार्ड है, लेकिन क्योंकि रेजिडेंट कार्ड अलग होता है, पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ नहीं होता, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। इसकी पीछे बाद में मुझे 2-3 वजह जो उन्होंने हमें बताई, वो उनमें एक थी कि अव्वल तो बाज़रगान बॉर्डर पे, बाज़रगान और जो दोगु बायाजिद का बॉर्डर है, इस पे उन लोगों के पास जो यूरोपियन कार्ड्स की वैलिडिटी कि वो असली हैं या नकली हैं, वो उनका ना वेरीफाई करने का एक सिस्टम नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2 जो कि बड़ी शर्म की बात है, वो इस तरह हुआ था कि कुछ लोगों ने, हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, इसी तरह के फॉरेन नेशनल कार्ड जो थे नकली बना के, बिल्कुल A1 टॉप क्लास कॉपी करके उनकी, तो वो यहाँ से तुर्की का ई वीज़ा लगा के तुर्की में एंटर हो गए। मतलब कि ई वीज़ा तो असली था, लेकिन जिस कार्ड की बेसिस पे बना था वो कार्ड नकली थे। तो लिहाजा उन लोगों ने कहा, मुझे कहते हैं आप बाय एयर जा सकते हैं, बाय लैंड नहीं क्रॉस कर सकते। ये ऐसा दिन था जिसमें मैं परेशान हुआ था, घबराया नहीं था, हाथ पाँव नहीं फूले थे, लेकिन परेशान ज़रूर था कि मतलब क्या करूँ। चलें, आखिर में मैंने शुक्र था कि चलो अबू को इजाज़त मिल गई है जाने की, अबू को मैं वहाँ से गाड़ी ले जाएंगे। अगर ना भी होता मैंने बेगम को गाड़ी दे देनी, उसने ले जानी थी। आपको बताता चलूँगा, जो गाड़ी है बेसिकली, आप लोग पूछ रहे कि गाड़ी पे बेसिकली, गाड़ी जो है, गाड़ी मेरी मिसेस के नाम पे। दूसरी मुझे जो ऑप्शन मिल रही थी, वो मिल रही थी कि जो हमारा गाइड था, जो गाइड तो नहीं, जो हमारा एजेंट था रामीन, उसने मुझे मशवरा दिया कि ऐसे करते हैं कि आपको मैं ना दूसरे बॉर्डर पे भेज देता हूँ। जो दूसरा बॉर्डर था तकरीबन 5 घंटे की दोबारा ड्राइव थी, और मैं तब्रेज़ में बैठा था। मैं कहा, अगर मैं यहाँ से 5 घंटे में चला के गाड़ी जाता हूँ और मुझे दूसरे बॉर्डर से भी इजाज़त नहीं मिलती क्रॉस करने की, तो फिर दोबारा मैं गाड़ी चला के वापस तब्रेज़ आऊँगा, फिर वहाँ से मैं तेहरान जाऊँगा, क्योंकि तेहरान में एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। तो लिहाजा मैंने बेहतरी सी मैं समझी, मैंने अबू को बोला कि हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, आप बॉर्डर पे जाएं, क्योंकि आपको इजाज़त उन्होंने दे दी है, क्योंकि काउंसलेट ने उन्होंने फ़ोन कर दिया था बॉर्डर वालों को, तुर्किश बॉर्डर को, मेरा नाम उसमें नहीं था। फिर मैंने जो रूट प्लान किया, मैंने कैसे करूँगा, मैं यहाँ से पहले जाता हूँ तेहरान से फ़्लाइट लेंगे इस्तांबुल, और इस्तांबुल से फिर मैं दोबारा फ़्लाइट पकड़ के वापस तुर्किश ईरान वाले बॉर्डर वाली साइड पे, जिधर मुझे फ़्लाइट मिल गई उधर मैं आ जाऊँगा। फिर जब हमें पता चल गया हमने तब्रेज़ में ही रुकना है, तो फिर हम तब्रेज़ के यहाँ बाज़ार था, बाज़ार में गए। इनका बड़ा अच्छा बाज़ार है। टिकट ढूंढी, बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिली, पहले टिकट मिली, फिर हमने पैसे चेंज कराए, फिर हम दोबारा उसके पास एयरपोर्ट पे गए, जो तब्रेज़ का एयरपोर्ट है, वहाँ से हमने टिकट खरीदी। आते हुए भी और जाते हुए पहली दफ़ा हमें ऐसा रेस्टोरेंट मिला जिसके अंदर जहाँ जाके हमने प्रॉपर ट्रेडिशनल, जिसको ईरानी खाना बोलते हैं, वो खाया, जो कि जोजा से हट के था। छोटा सा मोहल्ला सा था, वहाँ से हम गुजर रहे थे, गाड़ी हमने खड़ी की, सामने कुछ लिखा हुआ नज़र आया, मुर्ग कुछ लिखा हुआ था। तो खैर एक आंटी थी, वो एक रेस्टोरेंट रन कर रही थी, बिल्कुल छोटा सा बड़ा मुनासिब किस्म का रेस्टोरेंट था, और वहाँ चले गए और उसको हमने टूटे फूटे फ़ारसी जो 2-4 लफ्ज़ आते थे, और हमने कहा ये हमें कुछ बना दो, हमें खिला दो ना। उससे पता चला कि हम बाहर से आए, तो उसने हमें काफ़ी वो खाने बना के दिए जो प्रॉपर ट्रेडिशनल खाने हैं ईरान के। उसमें गोश्त भी था, एक मटका सा था, और उसके अंदर चने भी थे, उसके अंदर और भी कुछ सब्जियां वगैरह थी, वो लेती है, उसके अंदर शोरबा अलग करती है, फिर जो डिश के साथ एक डंडा सा था, उसके साथ उसने गोश्त को मैश किया। और लेकिन ये जो खाना खाया था, अगर आप मेरे सारे जितने भी खाने हमने ईरान में खाए हैं, जो सबसे मज़े का खाना था, प्रॉपर जिसका टेस्ट था, पर्शियन टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, जो पर्शियन खाना था वो ये वाला था। बाकी बड़े अच्छे थे, कोई भी नहीं था, लेकिन दिस वाज द टॉप वन। उसी नाम एक होटल रिकमेंड किया, हम उसी होटल में चले गए, जो कि बस स्टॉप से इतना दूर भी नहीं था, क्योंकि मैंने सुबह बस स्टॉप पे जाना था, मुझे सुबह उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ा, और फिर वो लोग तब्रेज़ की तरफ निकल गए। और उसके बाद मेरे पास मोबाइल का कनेक्शन नहीं था, ये वाला फ़ोन मेरे पास था, बेगम के पास उसका मोबाइल फ़ोन था। तो जो बेगम ने वीडियो गाड़ी में बैठ के बनाई, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और जो वीडियो मैंने रास्ते में जाते हुए बनाई, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं थी, ना ही मेरे पास इंटरनेट था, रास्ते की बच्ची कुछ वीडियो जो बनाई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे तकरीबन 4:30-5 बजे मुझे अबू ने अड्डे पे उतारा। अड्डे की आपको मैं वहाँ दिखाता हूँ। ईरान का जो अड्डा है, वो अड्डा नहीं बोल सकते उसको हम, जैसे एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ होती हैं, तकरीबन अड्डे पे, बस के अड्डे पे तकरीबन वही फैसिलिटीज़ नहीं। प्रॉपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, साफ़ सुथरे, बसें आती हैं, सामने लिखा हुआ आ जाता है, और आपको एक मोमेंट में बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आप किसी बस स्टॉप पे बैठे हैं। एनीवेज़, वहाँ से मैं बैठा बस पे तकरीबन 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद 600 किलोमीटर दूर मैं चला गया तेहरान।
और तेहरान से मैंने एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी से वहाँ मैं तेहरान से थोड़ा सा बाहर जाके तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। तो तेहरान रास्ते में मेरे पास जाते हुए कुछ भी नहीं, अल्लाह भला करे, एक लड़के का जो मेरे साथ बैठा हुआ था उसको मैंने बताया मैं इस तरह आया हूँ, वो भी ट्रांसलेशन वगैरह करके उससे मैंने कहा मुझे अपना मोबाइल डाटा शेयर कर ले, तो उसने मुझे मोबाइल डाटा शेयर किया। और एक तरफ मैं बस में जा रहा हूँ और दूसरी तरफ गाड़ी में सफ़र हो रहा है, और गाड़ी वाले देखें वो आराम सुकून से जा रहे हैं 125 किलोमीटर पे चलते हुए। और सबसे पहले वो ईरान के बॉर्डर पे पहुँचते हैं, तकरीबन को कुछ टाइम लगा होगा वहाँ 2 से 3 घंटे क्रॉस करते हुए। एक और वाक़या बीच में जो वाक़या मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ से बड़े एहतियात से रहें कि वहाँ जितने भी बंदे हैं, किसी भी बंदे को अपने पेपर्स अपने नहीं पकड़ाने, क्योंकि वो पेपर आपके दबा लेते हैं, फिर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। ये वो डिसाइनर पेपर बनना में तंग होता है। मुझे इतना फील नहीं हुआ था क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चला कर आया था। और लेकिन वो लड़का बड़ा हैरान हो रहा था कि आप तब्रेज़ से वापस जा रहे हो तेहरान, तेहरान से दोबारा जाओगे इस्तांबुल और दिस एंड दैट। उसी ने मुझे सब कुछ करके दिया। जो मैंने टैक्सी ली थी वो भी मुझे ऊबर की टैक्सी थी, उसी लड़के ने अपनी ऐप से टैक्सी बुक कराई और टैक्सी लेने आ गई। उसने मुझे बताया इतने नोट देने हैं। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर से लेके इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफ़र जो कि मैंने पीजो 206 में किया था, उसके मैंने दिए थे 5 लाख के 2 नोट। उस वक्त जब मुझे मैसेज पे मेरी बेगम ने बताया कि हम लोग उस तरफ चले गए हैं, तुर्की में एंटर हो गए, तो फिर मैंने सुख का सांस लिया। मैं कहा चलो अभी जैसा भी होगा, अब हम लोग ना वी आर आउट ऑफ द सिचुएशन। आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। कितना खून जला है? इसके बाद 2 किलो वजन कम हुआ है, आधा पाव खून खुश्क हुआ है, और आइंदा से ईरान आने की पक्की तौबा की है।
तब मेरी वजह से किसी और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई हो कि नेक्स्ट टाइम जिसने जाना है उसने ई वीज़ा पे नहीं जाना, उसने जाना है स्टिकर वीज़ा पे। लेकिन बात वही है कि बड़ी अजीब सी बात है, बाय एयर तो जाने दिया लेकिन बाय लैंड नहीं जाने दिया। उनमें अगेन बात है, कसूर हमारा भी है, थोड़ा उनका भी है, और मिला जुला सा रुझान है, लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इधर खड़े हो जाओ रायन, रायन इधर देखो। इसे तो बनाओ तो नहीं आती, और उसके ऊपर लंबा करके पोर्ट्रेट। आपको कैसे पता? हैं? आपको कैसे पता? कौन सा में खड़ा था? तराबजन के साथ एक शहर है, उसका नाम है उर्दू। दूसरी फ़्लाइट मेरी थी उर्दू की। फिर तकरीबन रात के 1 बजे मैंने फ़्लाइट पकड़ी उर्दू इस्तांबुल से उर्दू की, और रात के 2:30 बजे, मतलब उसी दिन सुबह के 4 बजे अबू ने मुझे गाड़ी पे छोड़ा था, और रात के 2:30 बजे जिस वक्त मैं लैंड किया हूँ, आफ्टर हम लोग पहुंच ही गए। और अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। जहाज़ से निकल के हम लोग पैदल ही जा रहे हैं टुवर्ड्स टर्मिनल की तरफ, और मेरे पास एक अपना सिर्फ हैंड बैग था। जो ये उर्दू का एयरपोर्ट है, और इससे पहले भी जो इस्तांबुल का एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, सारे लोग बड़े बड़े बैग लेकर आ रहे हैं। मैंने एक अपना छोटा सा बैग पकड़ा था जिसमें मेरे पास सिर्फ एक स्लीपिंग सूट और 1-2 कोई खाने की बिस्किट वगैरह पड़े हुए थे। और ये देखें जी, ये रही मेरी गाड़ी जो कि आज सुबह 4 बजे छोड़ी थी, और 1000 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मेरे सामने खड़ी है। और मैं तेहरान से इस्तांबुल फ़्लाई कर आया हूँ, और फिर इस्तांबुल से उर्दू का एक शहर है उधर आया हूँ। और बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, बड़ी खुशी भी हो रही थी इस वक्त कि मैंने 4-5 घंटे की फ़्लाइट्स ली हैं, और जब मैं उतर रहा हूँ तो वही गाड़ी और वही बंदे मुझे रिसीव करने के लिए खड़े हुए हैं जिन्होंने सुबह मुझे आज छोड़ा था। ये वो दरवाजा खोलना। ये पकड़ो।
ठीक है। लेकिन ये जो दिन था टेंशन भरा ज़रूर था, लेकिन जैसा भी था, जो भी हुआ, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो इसका इख्तिताम बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि अगर मैं उस दिन गाड़ी में होता भी, मैं गाड़ी चलाता भी, तो मैंने भी 1000 किलोमीटर ही गाड़ी चलानी थी। मैंने भी मैक्सिमम उसी जगह पे ही पहुंचना था जहाँ हम लोग पहुंच गए थे। जो हमारा टाइम ज़ाया हुआ, सिर्फ वो टाइम ज़ाया हुआ कि जिस दिन हम लोग जब हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग पहली दफ़ा तब बाज़रगान से हम लोग क्रॉस कर जाएँ तुर्की के अंदर, लेकिन हमें वहाँ रात को बाज़रगान में ही रहना पड़ा, वापस तब्रेज़ आना पड़ा। बस वो जो एक दिन है वो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा लगा। लेकिन जब आप ऐसा सफ़र करते हैं तो इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है। हमें एक दिन तो एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन हमें कोई इस किस्म का ना ऐसा मसला पेश नहीं है कि जिसमें हमारा बिल्कुल ट्रिप ही रुक जाए या फिर हमें दोबारा पाकिस्तान जाना पड़े या हमें बिल्कुल इजाज़त ना हो। फिर उर्दू से हम लोग तकरीबन 25 किलोमीटर दूर मैं चला गया। एक और जगह थी, मुझे वहाँ एयरबीएनबी पे रात को 3 बजे, उसको मैंने पहले मैसेज कर दिया था कि मैं 11 बजे, मैंने उससे पूछा था कि हम अगर रात को 3 बजे पहुँचे तो क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं। तो अच्छी थी, अल्लाह भला करे उसका। तो उसने हमें हमारे लिए इंतज़ार किया, जाग रही थी। काफ़ी जंगल के अंदर थी, जंगल से मतलब काफ़ी ना पहाड़ों के अंदर से होता, बड़ा प्यारा सा गाँव। आपको मैं अगली एपिसोड में उसको दिखाऊंगा भी। तो ये था हमारी एंट्री जो कि हमने की थी ईरान से लेके तुर्की तक।